नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वतंत्रता सेनानियों बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि तिलक भारतीय मूल्यों और लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखते थे। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर उनके विचार कई लोगों को आज भी प्रेरित करते हैं। वो एक संस्था निर्माता थे और उन्होंने कई संस्थानों को अपनी सेवाएं दी, जिन्होंने लगातार महान काम किए। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, मैं महान लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उसके विचार और सिद्धांत आज मौजूदा स्थिति में अधिक प्रासंगिक है, जब 130 करोड़ भारतीयों ने एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का फैसला किया है जो आर्थिक रूप से समृद्धि और सामाजिक रूप से प्रगतिशील हो। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी आजाद को याद करते हुए मोदी ने कहा कि वह भारत माता के एक बहादुर पुत्र और एक उल्लेखनीय शख्स थे। उन्होंने कहा, युवावस्था में उन्होंने भारत को साम्राज्यवाद के एक चंगुल से मुक्त कराने के काम में खुद को झोंक दिया। वो एक भविष्यवादी विचारक भी थे, एक मजबूत और निष्पक्ष भारत का सपना देखते थे। औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी आंदोलन से जूझे। आजाद ने कभी पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने और आज़ाद रहने की कसम खाई थी। साल 1931 में एक मुठभेड़ में पुलिस द्वारा घेरे जाने पर 24 वर्ष से आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। और वहीं 1856 में जन्मे तिलक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे और उनके स्वराज की अवधारणा ने लोगों को काफी प्रभावित किया। और वहीं अगस्त से देश में त्योहार का सीजन शुरू हो जाता है। त्योहार के मौके पर बैंक तो बंद रहता ही है, लेकिन इस बार अगस्त के महीने में कई कारणों से कई अतिरिक्त छुट्टियां पड़ रही हैं। इसलिए अगर बैंक का ज़्यादा काम है तो इसे समय रहते निपटा लेना ही बेहतर है। वैसे तो आजकल बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल अधिक करते हैं, लेकिन अब भी बहुत सा ऐसा वर्ग है जो आज भी नेट बैंकिंग से कोसों दूर है। इनके लिए ज़रूरी है कि इन्हें बैंक में पड़ रही अतिरिक्त छुट्टियों के बारे में पता हो। आरबीआई की ओर से जारी छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक हर महीने के रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को छोड़कर अगस्त महीने में 8 दिन अलग अलग जोन में बैंक बंद रहेंगे। देश भर में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक भारत के सभी वयस्कों के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। देश की 65% आबादी यानी कि करीब 50 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं मिली है। और वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुमान के अनुसार 1 मार्च को भारत की जनसंख्या 94 करोड़ है और वहीं 23 जुलाई सुबह 7 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक 42 करोड़ 35 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें से 33 करोड़ लोग आबादी को कम से कम एक डोज मिली है और करीब 9 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है, यानी कि 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं मिली और 85 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिलना बाकी है। देश में बीते दिन 54 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। इससे पहले दिन 22 लाख डोज दी गई। औसतन देखा जाए तो हर दिन करीब 40 लाख वैक्सीन की डोज दी जा रही है, यानी कि महीने भर में करीब 12 करोड़ डोज दी जा रही है। इसी तरह 31 दिसंबर तक करीब 50 करोड़ डोज दिए जाने की संभावना। देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। कोरोना टीकाकरण के अगले चरण की शुरुआत 1 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उनका टीकाकरण शुरू हुआ था। और वहीं 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा उम्र के हर व्यक्ति को टीकाकरण शुरू किया गया।
1 मई से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ था, जबकि 21 जून से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत शुरू हुई थी। वहीं भारत में कोरोना से मौतों के आंकड़ों को छिपाने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टों का सरकार ने खंडन किया है। केंद्र का कहना है कि देश में मजबूत रिपोर्टिंग व्यवस्था के चलते मरने वालों की संख्या कम करके दिखाना असंभव है। और वहीं गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में मजबूत और कानून आधारित मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के कारण मौतों की संख्या को कम करना या छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि संक्रामक रोग के सिद्धांत और उसके प्रबंधन के कारण कुछ मामलों का पता न चल पाया हो। और वही मंत्रालय का कहना है कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि देश में महामारी से मरने वालों की संख्या लाखों में हो सकती है और आधिकारिक रूप से इन्हें काफ़ी कम करके बताया गया, लेकिन असल में इन रिपोर्टों में अमेरिका और यूरोप की आयु विशेष संक्रमण मृत्यु दर का उपयोग भारत में सीरो पॉजिटिविटी के आधार पर अधिक मौतों की गणना के लिए किया गया है। और वहीं मंत्रालय ने कहा, रिपोर्टों में मौतों का आकलन इस धारणा पर किया गया है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के मरने की संभावना सभी देशों में समान है, जबकि इसके लिए विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारकों को भुला दिया गया। मसलन नस्ल, जातीयता, आबादी का जीनोमिक संगठन और वहां के लोगों में प्रतिरक्षा पर गौर नहीं किया गया। मंत्रालय के मुताबिक देश में जिलेवार कोरोना मामलों और मौतों के आंकड़ों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया मजबूत करने पर लगातार जोर दिया गया है। साथ ही राज्यों को उनके अस्पतालों की नियमित ऑडिट करने की सलाह भी दी गई, ताकि मामलों और मौतों का आंकड़ा छूट ना पाए। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मजबूत कानून आधारित नागरिक पंजीयन प्रणाली देश में सभी जन्म और मृत्यु का पंजीयन सुनिश्चित करती है। और मंत्रालय ने राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों से भेजा गया आंकड़ों ही दिखाती है और प्रकाशित करती है। देश भर में रोजाना नए मामलों और मौतों का आंकड़ा निचले स्तर से ऊपर पहुंचता है। सबसे पहले जिले राज्य सरकार को आंकड़े देते हैं, जो बाद में केंद्रीय मंत्रालय तक आते हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नई चुनौतियों के रूप में सामने आने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि दुनिया भर से 20 जुलाई तक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा को 24 लाख जीनोम सीक्वेंस उपलब्ध कराए गए। इसमें से 2,20,000 सीक्वेंस में डाटा की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक मामले भारत, चीन, रूस, इसराइल और ब्रिटेन समेत अन्य देशों से मिले हैं। और वहीं WHO का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ समय में दुनिया में संक्रमण का प्रमुख कारक होगा। WHO ने साप्ताहिक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि कोशिशों और टीकाकरण बढ़ाने के बावजूद संगठन के सभी 6 क्षेत्रों के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में अमेरिका में 68% और इंडोनेशिया में 44% और वहीं ब्रिटेन में 41% की संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत और श्रीलंका में पिछले हफ्ते नए मिलने वाले मरीजों और मौतों की संख्या में पहले की तुलना में गिरावट आई है। और वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बीते हफ्ते 8,29,000 नए मामले सामने आए और 16,000 मौतें भी हुई। आंकड़ों के अनुसार नए मरीजों की संख्या में 16% तो मौतों की दर में और 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो एक चिंताजनक स्थिति है। कोरोना संक्रमण और इससे ग्रस्त मरीजों की चिकित्सा स्थिति को लेकर नई नई चुनौतियां देखने को मिल रही है। अब कोरोना मरीजों के लीवर में पस पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक ऐसे 14 मामले मिल चुके हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की पहचान हुई, साथ ही इनमें इनके लीवर में पस पड़ गया और सर्जरी की नौबत तक आ गई। नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल ने इन सभी मामलों की पुष्टि की है। इससे पहले देश में कोरोना संक्रमित मरीजों में
फंगस के मामले भी सबसे पहले इसी अस्पताल में सामने आए थे। डॉक्टरों के अनुसार लीवर में पस से भरा हुआ फोड़ा आमतौर पर एंटीएम्बिया हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। अस्पताल में 14 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। इस मरीज के पेट में 19 सेंटीमीटर के आकार का फोड़ा था, जो अस्पताल पहुंचने तक फट चुका था और पेट में पस फैल गया था। अस्पताल के प्रोफेसर अनिल अरोड़ा ने बताया कि कोविड से 22 दिन के अंदर ठीक होने के बाद जो प्रतिरक्षात्मक थे, उनके लीवर के दोनों हिस्से बहुत ज़्यादा पस से भरे हुए थे, जिन्हें तुरंत ड्रेनेज और अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता थी। इन मरीजों की आयु 28 से 74 वर्ष के बीच है। संक्रमण के दौरान और पोस्ट कोविड दोनों ही स्थिति में ऐसे मामले मिल रहे हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों में 10 पुरुष और 4 महिलाएं थीं। इन सभी को बुखार, पेट दर्द के लक्षण थे, जबकि कुछ में काले रंग के मल के साथ रक्तस्राव भी देखा गया। इन 14 में से 8 मरीजों को कोविड-19 लक्षणों के प्रबंधन के लिए स्टेरॉइड प्राप्त हुए। 6 मरीजों में लीवर के दोनों तरफ कई बड़े फोड़े थे, जिनमें से 5 मरीजों में इनका आकार 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा था। एक मरीज में 19 सेंटीमीटर तक का फोड़ा देखने को मिला और डॉक्टर के अनुसार मल के रास्ते खून आने वाले 3 मरीजों ने बड़ी आंत में अल्सर मिला, जो कोलोनोस्कोपी द्वारा पता लगाया गया। फिलहाल राहत की खबर है कि 13 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि एक मरीज की पेट में पस फैलने से मौत हो गई। महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई के अलावा सांगली, अकोला, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और कई नदियां भी उफान पर हैं। स्थानीय प्रशासन की टीमों के अलावा वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत और बचाव के लिए उतारा गया और वहीं भारी बारिश के कारण कई रूटों पर ट्रेन सेवा भी बाधित हो गई है। और वहीं पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। ठाकरे से चर्चा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से बात की और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। हालात को सुधारने के लिए केंद्र से हर संभव सहायता आश्वासन दिया। सभी की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं। और बाढ़ के मद्देनजर एनडीआरएफ ने चिखली गांव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। और वहीं रायगढ़ के जिला कलेक्टर ने कहा है कि कलाई गांव में भूस्खलन की खबर है। इसमें कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल इसकी कोई खबर सामने नहीं आई। और वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि रत्नागिरी और रायगढ़ में राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना और नौसेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। वहीं भारी बारिश के चलते पुणे के भीमाशंकर मंदिर के आसपास भी बाढ़ का नज़ारा है। यह मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और वहीं राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक कारोबारी सुरेंद्र गुप्ता और उसके दोस्त अमित गोयल की हत्या गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक डबल मर्डर की ये वारदात पैसों के लेन देन के चलते हुई। डबल मर्डर के इस मामले में पुलिस ने मृतक सुरेंद्र गुप्ता के रिश्तेदार कारोबारी संदीप जैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संदीप जैन को मृतक सुरेंद्र गुप्ता के 20 लाख रुपए देने थे। दरअसल पुलिस को वजीराबाद इलाके में देर रात गाड़ी के अंदर एक लाश मिली थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि लाश अमित गोयल नाम के शख्स की है और गाड़ी सुरेंद्र गुप्ता नाम के एक शख्स की थी, जिसका केमिकल का बिजनेस है। पुलिस सुरेंद्र के परिवार के पास पहुंची और जब परिवार से बात की गई तो परिवार ने बताया कि सुरेंद्र गुप्ता को उनके एक रिश्तेदार कारोबारी संदीप जैन से 20 लाख रुपए लेने थे। वो अपने घर से दोस्त अमित गोयल के साथ संदीप जैन के पास पैसे लेने गए थे और अब तक वापस नहीं आए। पुलिस ने शक के आधार पर संदीप जैन को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई। पहले वो संदीप जैन पुलिस को बरगलाने लगा
और वहीं सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सुरेंद्र गुप्ता और उसके दोस्त अमित गोयल का कत्ल उसी ने किया है और इस हत्या में उसके 2 और साथी शामिल है। संदीप जैन ने बताया कि दोनों की हत्या फैक्ट्री में की गई और अमित गोयल की लाश को एक बोरे में डालकर सुरेंद्र की गाड़ी में रखकर उसने वजीराबाद में छोड़ दिया। साथ ही सुरेंद्र की लाश को उसने अपनी फैक्ट्री में रखा और पुलिस ने संदीप जैन की निशानदेही पर सुरेंद्र गुप्ता की लाश भी बरामद कर ली। इसके बाद डबल मर्डर की वारदात में शामिल कारोबारी संदीप जैन के दोनों वर्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। और वहीं पेगासस जासूसी मामले की रिपोर्ट में कुछ और नाम सामने आए हैं। इसमें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के सलाहकारों और नागालिम राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा दुबई के राजकुमारी शेख लतीफ़ा के कई कारोबारियों की जासूसी की भी संभावना जताई गई और गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनएस समूह के निशाने पर भारत में निर्वासित सरकारों के अध्यक्ष एक दूसरे आध्यात्मिक बौद्धिक नेता के स्टाफ लोब्सांग सांगे और गयालवांग करमापा का भी नाम आया है। दलाई लामा के सलाहकारों में तेम्पा सेरिंग भी हैं। वे लंबे समय तक दिल्ली में दलाई लामा के दूत के तौर पर रहे और इनके अलावा कई और नाम भी सामने आए हैं और एक अन्य रिपोर्ट में एनएससीएन नेता के भी नाम सामने आए हैं। और वहीं नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह के संयोजक एन किटोवी झिमोमी का भी नाम है और झिमोमी के साथ मोदी सरकार 2017 के अंत में संभावित नागा मुद्दे का समाधान तलाशने के लिए बातचीत कर रही है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के वारपोरा में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। बाकी आतंकियों की तलाश जारी है और वहीं मुठभेड़ कल रात से चल रही है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि लश्कर के 2 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से एक फयाज वार कई लोगों की हत्या और हमलों में शामिल था और बताया जाता है कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि वारपोरा इलाके में कुछ आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद 22 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने वीरवार शाम इलाके को घेर लिया। वहां अंदर जाने और बाहर आने के सभी रास्ते सील कर घर घर तलाशी का काम शुरू किया गया। इसी दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच आतंकियों के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने भी आतंकियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की, परंतु सफलता नहीं मिली। सुरक्षा बल फ्लड लाइट्स लगाकर इलाके को घेरे हुए हैं ताकि आतंकी मौके से भागने ना पाए और देर रात तक दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के कर्नाचक इलाके में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। समाचार एजेंसी के मुताबिक इस ड्रोन के गिरने पर विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि कितनी मात्रा में था। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। और वहीं आपको बता दें कि सीमा पर बीते कई दिनों से लगातार ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियां पहले ही अंदेशा जता चुकी है कि आतंकी ड्रोन के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। अब वहीं सुरक्षा बलों ने भी इस चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बनाई है और माना जा रहा है कि ये ड्रोन जिसे मार गिराया गया ये उसी का नतीजा है। और उधर बारामूला जिले के सोपोर के वारपोरा में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया और बाकी आतंकियों की मुठभेड़ जारी है और कई आतंकवादियों की तलाश अभी तक जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक और राज्य के इम्यूनाइजेशन अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने राज्य सरकार और यूनिसेफ की ओर से आयोजित एक सेमिनार में इसकी जानकारी साझा की कि डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि
कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन टीका लगाया जाएगा क्योंकि इसका दोनों खुराकों के बीच अंतर 28 दिन का है। और वहीं आपको बता दें कि कोविशील्ड टीके की 2 खुराकें के बीच का अंतर 84 दिन निर्धारित किया गया। और शुक्ला ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकारी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को टीके के दोनों खुराकें जल्दी मिल जाएं। और वहीं सेमिनार में मौजूद यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना भाटिया ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीका लगवाने के महत्व पर जोर दिया। संसद के मानसून सत्र में आज बीजेपी के 3 और जेडीयू के 1 सांसद लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। और बीजेपी की ओर से गोरखपुर से सांसद रवि किशन का नाम भी इनमें शामिल है। और वहीं आपको बता दें कि यूपी की सरकार भी अपने यहाँ राज्य जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार करने में है। और लोकसभा में रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर किन बिंदुओं पर बात करेंगे, इसको लेकर ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई। लेकिन आपको बता दें कि रवि किशन 4 बच्चों के पिता हैं, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। और बिहार से बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह अपने बिल में नेशनल पॉपुलेशन प्लानिंग अथॉरिटी के गठन की मांग करेंगे। जानकारी के अनुसार सुशील कुमार सिंह अपने बिल में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पॉपुलेशन प्लानिंग अथॉरिटी के गठन की मांग करेंगे और साथ ही देश के प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन प्लानिंग कमेटी के गठन का मुद्दा भी उठाएंगे। देश में मौजूद संसाधन और जनसंख्या के बीच तालमेल बना रहे वो इसके आधार पर फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने की बात संसद में रखेंगे। और वहीं आपको बता दें कि सुशील कुमार सिंह के 3 बच्चे हैं और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। और वहीं बिहार से ही जेडीयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। सुमन 2 बच्चों के पिता हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्यन।